हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या हाल चाल है? प्रगति ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने भारत की नदियों को देखा था, वो नदियां कंप्लीट हो गई। आज हम स्टार्ट करेंगे भारत का मानसून, कि भारत में मानसून किस प्रकार से आता है, क्या इसे प्रभावित कर मतलब कौन से ऐसे कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत का मानसून। मानसून में भारत की जलवायु को बोला गया है, ये भारत का मानसून है। अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत का मानसून मतलब भारत में ही है, जिससे भारत में जो फैक्टर भारत में है, अगर अन्य किसी जगह पे मिलते हैं तो वह भी मानसून ही कहलाता है। तो भारत का मानसून मानसून में जब मानसून देखने से पहले हम देखेंगे जो जलवायु है, भारत की जलवायु है और मौसम, मौसम और जलवायु में क्या डिफरेंट है। तो जलवायु और मौसम, मौसम मतलब हर क्षण बदलता रहता है। अभी जो हमारा टेम्परेचर है, जो भारत का मतलब इस समय क्या तापमान है, मौसम में हो सकता है कि एक रूम का भी मौसम हो सकता है, छोटे से जगह का भी मौसम हो सकता है। लेकिन जलवायु जलवायु एक मतलब ये एक स्थान विशेष की जलवायु होती है, जिसमें मौसम में आता है तापमान क्या है इस समय का, आर्द्रता क्या है इस समय की, दाब क्या है। तो ये सब फैक्टर मौसम को मतलब कभी भी परिवर्तन हो सकता है। अभी वर्षा हो रही है, थोड़ी देर बाद में नहीं होगी। अभी तापमान ज्यादा है, बाद में कम हो जाएगा, या अभी कम है थोड़ी देर बाद में ज्यादा हो जाएगा। तो मौसम हर क्षण बदलता रहता है। लेकिन जलवायु ऐसी नहीं है। जलवायु मतलब ज्यादा से ज्यादा बोले तो लगभग 35 वर्षों तक का ये मतलब 35 वर्ष तक का तापमान है, कि 35 वर्षों तक अगर एक स्थान की आपने सुना होगा, आपके मतलब कोई भी आपके दादा परदादा या कोई भी हो तो बोलते हुए सुना होगा कि अब तक हमने ऐसा मतलब इतनी वर्षा नहीं देखी, अब तक हमने इतना तापमान नहीं देखा। तो मतलब उनका बोलना यह है कि हमने अपने जीवन में जितने भी उन्होंने अब तक उन्होंने साल बिताए हैं, 40 50 60 जितनी भी उनकी आयु हो चुकी है, उन्होंने एक बार बोलना चाहते हैं कि अब तक हमने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि इतना तापमान हो, अब तक हमने ऐसा नहीं देखा कि इतनी वर्षा हुई हो या कम वर्षा हुई हो अपने जीवन में। तो वो अपने जीवन का अनुभव बता रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जलवायु 35 वर्षों का अध्ययन है। मतलब 35 वर्षों का जो अध्ययन किया जाता है वो जलवायु कहलाता है। मतलब इसमें इतना जल्दी परिवर्तन नहीं होता। मौसम के बारे में कहा जाता है, मतलब ये जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी कहा गया है कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। तो उन्हें भी पता है कि मानसून मौसम हमेशा बदलता रहता है, जलवायु नहीं बदलती। तो मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। थोड़ी देर बाद में बोले कि मैं तो मतलब इतना आसान नहीं है जलवायु की तरह रहना, इसलिए बोला जाता है कि मौसम की तरह तुम बदलते ना जाओगे। और अभी इसमें बात करें, ये लंबे समय तक रहता है और ये मतलब कभी भी परिवर्तन होता रहता है। अब स्थान विशेष की बात करें तो मौसम एक रूम का भी मौसम हो सकता है, लेकिन जलवायु है वह एक स्थान विशेष की है, कि ये स्थान में यहाँ पे 35 वर्षों से ऐसा का ऐसा ही ऐसी की ऐसी जलवायु बनी हुई है। तो ये था डिफरेंट मौसम और जलवायु। उसके बाद में देखें कि भारत की जो जलवायु है, भारत की जो जलवायु है उसे कौन से मतलब जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। अब मैं इसको हटा दूं क्या, या फिर रहने देती हूँ? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक,
ऐसे कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं? तो एक कारक नहीं है, इसमें अनेक कारक हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसको प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, सबसे बड़ा कारक है अक्षांश। ये भारत है, भारत ये भूमध्य रेखा है और मतलब मध्य से गुजरती है, इसके बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ या कर्क रेखा की तरफ या भारत के उत्तरी हिस्से में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी। ये तो पता है ना कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर में जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी, और जैसे जैसे हम भूमध्य के पास में आएंगे तो वहां पे तापमान अधिक होगा। तो इसी प्रकार से कहा जाता है कि जो भारत की जलवायु है उसमें सबसे ज्यादा मतलब कारकों में शामिल है अक्षांश, कि जैसे जैसे हम अक्षांशों की तरफ उत्तरी अक्षांशों की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती जाएगी। फिर है हिमालय। अब ऐसा नहीं है कि ये जो कारक है वो भारत के ही मतलब प्रभावित करने वाले कारक है वो भारत के ही है, तो पूरा विश्व में ऐसे कारक है जो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश वहाँ का मतलब अक्षांश पूरे विश्व को प्रभावित करता है। जहाँ पे भूमध्य रेखा पे होगा वहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, जो भी देश भूमध्य रेखा पे होंगे वहाँ पे तापमान ज्यादा होगा, और जो 90 डिग्री के मतलब 90 डिग्री के पास होंगे या 23.5 से 66.5 यहाँ से तापमान में कमी आती जाएगी। लेकिन हिमालय पर्वत जो कारक है वो ओनली जलवायु मतलब भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। तो बोला जा सकता है कि हमारे भारत में एक या अच्छाई बोलो जो कि हिमालय है। हिमालय भारत को मतलब जो कर्क रेखा प्रदेश है, कर्क रेखा है वो डिसाइड करती है कि जलवायु कैसी होगी। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा तक उष्णकटिबंधीय और कर्क रेखा से 66.5 तक 23.5 से 66.5 तक उपोष्ण कटिबंधीय। लेकिन भारत आपको मालूम है कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत का जो निचला हिस्सा है यानी दक्षिणी हिस्सा है भारत का वह उष्णकटिबंधीय में आता है, और जो उत्तरी हिस्सा है उत्तरी भारत का उत्तरी हिस्सा है वह उपोष्ण कटिबंध में आता है। प्रत्येक देश की विशेषता है कि कर्क रेखा डिसाइड करती है कि जलवायु कैसी होगी। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा डिसाइड करती है कि जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय होगी, उपोष्णकटिबंधीय होगी या फिर शीत या शीतोष्ण या शीत कटिबंधीय होगी। तो लेकिन भारत एक ऐसा है, कहा जा सकता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे भारत में जो उपोष्णकटिबंधीय है उसका प्रभाव बहुत ही नगण्य है। नगण्य इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिमालय की स्थिति से कमजोर कर देती है। जो उपोष्ण जैसे पूर्वी हवाएं चलती है, पूर्वी हवाएं चलती है, उस शीत लहर चलती है
हरियाणा से आने वाली शीतलहरों को रोकता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जलवायु प्रभावित भारत की जो जलवायु है उसे प्रभावित करने का कारण एक हिमालय भी है। अन्य देशों में ऐसा नहीं है कि हिमालय है वहां पे कर्क मकर और भूमध्य रेखा डिसाइड करती है, लेकिन हमारा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मानो हिमालय का। हिमालय जो उत्तर से हवाएं आती है, शीत लहर आती है, उन्हें रोकने का कार्य करता है। और जो मानसूनी जो हवाएं हैं, मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो हवाएं चलती हैं उन्हें रोकता है और आगे जाने से रोकता है, और बारिश वही भारत में होती है। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। उसके बाद में आते हैं, तीसरा नंबर आता है जल स्थल का विवरण। तीसरा प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा है जल स्थल का विवरण। मतलब भारत में कहा जा सकता है कि कहीं पे भी मतलब ऐसा नहीं है कि सेम पूरे भारत में सेम वर्षा होती है, तापमान समान है या फिर आर्द्रता समान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजस्थान में देखें तो सूखा है, वहीं हिमालय वाले भाग में देखें तो बर्फीला है, और समुद्री जो दक्षिणी मतलब प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, प्रायद्वीपीय भारत है, वह समुद्र तल से पास में है, तो वहां पे नमी रहती है। तो आर्द्रता या जल और स्थल यानी कहाँ पे ज्यादा पानी है कहाँ पे नहीं है, उसके अनुसार भी जो भारत की जलवायु प्रभावित होती है। जैसे राजस्थान में देखें तो राजस्थान के जैसलमेर में अधिक तापमान है, वहीं पे अगर हिमालय में देखें तो वहां पे तापमान में कमी है, मतलब 0 डिग्री तक तापमान रहता है। वहीं पे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो वहां पे सेम सा तापमान रहता है, ना ही ज्यादा ना ही कम। तो अगर भारत में देखें तो समान जल स्तर भी नहीं है। फिर चौथा कारक है समुद्र तल से दूरी। सबसे मेन कारक है कि समुद्र तल से कितनी दूर स्थल है, मतलब कौन सा स्थान समुद्र के पास में है और कौन सा स्थान समुद्र से दूर है। तो यह भी एक कारक है जलवायु को प्रभावित करने का कि समुद्र के पास में तापमान कम रहेगा, वहीं पे देखे पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो समुद्र तल से दूरी भी एक भारत की जलवायु को प्रभावित करने का कारण है। फिर है पांचवा है समुद्र तल से ऊंचाई। पांचवा कारक है कि समुद्र तल से कितना ऊंचाई स्थान है। समुद्र तल से दूरी तो समझ में आती है कि समुद्र से कितनी दूर है। यह है समुद्र तल से ऊंचाई कि जहां पे उल्टी में देखिए तो वहां पे 2500 मीटर ऊंचा स्थान है, तो वहां पे तापमान में कमी रहती है। लेकिन अगर हम ऊंचाई की बात करें तो हिमालय में जो हिमालय की स्थिति है वहां देखिए कंचनजंगा हो गई, और जैसे और भी ऊंची ऊंची चोटियां हो गई, तो वहां पे भी समुद्र तल से ऊंचाई भी एक जलवायु को प्रभावित करने का कारण है। तो ये तो हो गए जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में। अक्षांश, हिमालय की स्थिति, जल स्थल का विवरण, समुद्र तल से दूरी और समुद्र तल से ऊंचाई। अब देखते हैं भारत में कितनी ऋतुएं हैं। भारत का मानसून पढ़ने से पहले ये फैक्ट जानना जरूरी है। क्या रहता है भारत में मिलने वाली ऋतुएं।
भारत में मिलने वाली ऋतुएं। वैसे तो भारत में अगर ऋतुएं देखें तो अगर राजस्थान वाले से पूछेंगे, जैसलमेर वाले से, तो वह कहेगा कि कौन सी ऋतु है। हमारे यहाँ तो तापमान ही रहता है, वर्षा ना के बराबर आती है। मतलब इतना तापमान रहता है कि उसको और मतलब कितनी ऋतु है उसका पता नहीं चलता। अगर आप लद्दाख वाले व्यक्ति से पूछेंगे जाके कि आपके यहाँ पे कितनी ऋतुएं हैं, तो वो कहेगा हमारे तो कोई ऋतुएं नहीं है, हमारे तो यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, शीत ऋतु है केवल। अगर आप जैसे केरल या कर्नाटक में जाके पूछोगे कि आपके यहाँ कितनी ऋतुएं हैं, तो वह भी बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे कोई ऋतु नहीं है, ना ही तो ग्रीष्म ऋतु है ना ही शीत ऋतु है। यहाँ पे बारिश कब आती है और कब, दो ही मतलब दो ऋतुएं हैं, बारिश कब आई और या कब नहीं आई, बस दो ऋतुएं हैं। तो इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि भारत की ऋतुएं हैं वह कितने प्रकार के हैं। लेकिन भूगोल शास्त्री हैं उन्होंने भारत की ऋतुओं को 4 भागों में बांटा है। वैसे आम लोगों से पूछोगे आप भारत में तो 3 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। 3 ऋतुएं हैं। अगर भारत के हिसाब से देखोगे, आप आम आदमी की तरह सोच के देखोगे तो 3 ऋतुएं हैं। बाकी जो भूगोल शास्त्री है वह 4 ऋतुएं बताते हैं। तो 4 ऋतुओं में है सबसे पहले शीत ऋतु, विंटर सीजन, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु। और फोर्थ है मानसून निर्वर्तन की ऋतु, मतलब लौटता हुआ मानसून। तो इस प्रकार से भूगोल शास्त्रियों के हिसाब से 4 ऋतुएं हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु और मानसून निवर्तन की ऋतु। मतलब जब मानसून आता है तब की ऋतु और जब जाता है या लौटता है वापस तब की ऋतु। तो हम इनको चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे शीत ऋतु। सोचिए कि शीत ऋतु कभी स्टार्ट होती है, कब हमें सर्दी लगना स्टार्ट होती है। तो ये ऋतु है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अवधि क्या है इसकी? अवधि देखें तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। शीत ऋतु की अवधि है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। हमें 3 महीने की सर्दी लगती है। दिसंबर में लगती है, नवंबर में तो हल्का हल्का स्टार्ट होती है, मतलब बारिश ही रहती है। बारिश में मतलब लौटता हुआ मानसून ही रहता है उस टाइम पे। हमें सर्दी दिसंबर में लगती है, जनवरी में। मतलब इस शीत ऋतु का सबसे ठंडा महीना है जनवरी। जनवरी सबसे ठंडा महीना है। जनवरी के अंदर हम रजाई के ऊपर रजाई डालते चले जाते हैं।
जनवरी का अवधि है इसमें दिसंबर, जनवरी और फरवरी। फरवरी के अंदर फिर थोड़ी गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। औसत तापमान सर्दियों में औसत मतलब पूरे भारत का, ऐसा नहीं है कि एक स्थान का तापमान लेते हैं, मतलब पूरे भारत में 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, मतलब 21 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, ऊपर इसका तापमान नहीं रहता। तो इसमें अवधि है दिसंबर, जनवरी, फरवरी। सबसे ठंडा महीना है जनवरी का। औसतन अगर तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस, और हिमालय पर्वत पे इस टाइम पे मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी डाउन रहता है। लद्दाख, शिमला, यहाँ पे कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे 0 डिग्री से भी मतलब माइनस में रहता है। अब अगर देखें तो शीत ऋतु में, जो शीत ऋतु आती है उसमें भारत में ठंड पड़ने के क्या कारण है? मतलब ये इतनी हिमालय है, हिमालय हमारी रक्षा कर रहे हैं, फिर भी सर्दी इतनी है, क्या कारण है इसका? इतनी इतनी सर्दी भारत में रहती है, तो इसके कुछ कारण है। तो पहले हम कारणों में देखेंगे कि उत्तर में क्या कारण है, यानी जो भारत का उत्तरी हिस्सा है उसमें सर्दी पड़ने के क्या कारण है। तो सबसे पहले आता है उत्तरी भारत में सर्दी या ठंड के कारण। उत्तरी भारत में क्या कारण है? तो सबसे पहले कारण है कि हिमालय तो हमारी रक्षा कर रहा है। हमें पता है कि हिमालय हमारी रक्षा कर रहा है। यहाँ पे तो मतलब उत्तर पूर्वी साइड में जो हिमालय है जो हमारी रक्षा कर रहा है शीत लहरों से, लेकिन कैस्पियन सागर से पश्चिम साइड से, जो कैस्पियन सागर है वहां से हवाएं चलती है। कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए ठंडी हवाएं चलती है, जो भारत के उत्तरी हिस्से में पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में मतलब इतनी सर्दी हो जाती है इन शीत लहरों के कारण। कहां से चलती है? कैस्पियन सागर से चलती है। पश्चिमी हवाएं हैं कैस्पियन सागर से चलती है, और कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान होते हुए अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है, और इन्हीं शीत लहरों के कारण यहाँ पे सर्दी या टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है। पहला तो यह कारण हो गया। एक कारण तो यह हो गया। फिर दूसरा कारण है इन शीत लहरों के कारण कैस्पियन सागर से या फिर चाइना से जो हवाएं आ रही हैं, पूर्वी हवाएं, उनसे जो हिमालय वाले क्षेत्र में बर्फबारी होती है उससे भी उत्तरी भारत का टेम्परेचर डाउन जाता है। तो दूसरा कारण हो गया हिमालय में बर्फबारी, हिमालय में हिमपात का होना। तीसरा कारण है कि जो भारत का उत्तरी भाग है वह समुद्र से काफी दूरी है, मतलब जो समुद्र से दूरी है वह ज्यादा होने के कारण यहाँ पे सर्दी ज्यादा रहती है। अगर भूमध्य रेखा है वहां से
अक्षांश उत्तरी अक्षांश के तरफ जाएंगे तो आपको पता है कि जो तापमान है उसमें कमी आएगी। तो इसी वजह से ये समुद्र तल से या भूमध्य रेखा से इसकी दूरी ज्यादा होने के कारण भी यहाँ पे उत्तरी भारत में सर्दी पड़ती है। 3 कारण हो गए, पंजाब, हिमालय, राजस्थान, उत्तरी मतलब उत्तर मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र काफी दूर है और काफी दूर होने के कारण यहाँ पे सर्दी पड़ती है। तो समुद्र तल से दूरी, भूमध्य रेखा से अभी बताया ना कि अक्षांश जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक है। तो भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से दूरी, हिमालय में होने वाला हिमपात और कैस्पियन सागर से चलने वाली शीतलहरें। हिमालय तो हमारी रक्षा करता है इधर से, लेकिन जो उत्तर से कैस्पियन सागर है पश्चिम से, वहां से आने वाली शीतलहरों के कारण हमारे उत्तरी भारत में सर्दी या ठंड ज्यादा पड़ती है। अब देखते हैं कि दक्षिणी भारत में ऐसा क्या कारण है कि दक्षिणी भारत में सर्दी पड़ने का क्या कारण है। अगर दक्षिणी भारत में देखें तो शीत ऋतु वहां पे नहीं रहती, नहीं होती। इसके क्या कारण है, मतलब इसमें भी कोई कारण तो होगा कि वहां पे इतनी सर्दी क्यों नहीं रहती दक्षिणी भारत में। तो सबसे पहले कारण है वहां पे कि समुद्र तल से निकटता, जो जहां पे उत्तरी भारत में कारक थे कि समुद्र तल से दूरी, तो वहीं पे दक्षिणी भारत में समुद्र तल से निकटता होने के कारण भारत में यहाँ पे जो दक्षिणी भारत है वहां पे सर्दी नहीं पड़ती। दूसरा कारण है भूमध्य रेखा से निकटता, उसी का अपोजिट है जो उत्तरी भारत में है, उसका अपोजिट ही दक्षिणी भारत में है। 2 कारण है इसके, समुद्र तल से निकटता, भूमध्य रेखा से निकटता। अगर यहाँ पे देखें जो केरल में तिरुवनंतपुरम है तो उसमें वहां का तापमान 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक बना रहता है। मतलब ये अगर देखें तो गर्मियों में भी उतना ही रहता है और सर्दियों में भी उतना ही रहता है। जो समुद्र के पास में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें ना ही तो ऐसा महसूस होता है कि गर्मी है, ना ही ऐसा महसूस होता है कि सर्दी है। वहां पे उमस बनी रहती है, उमस तो लगातार बनी रहती है। तो ये थे कि दक्षिणी भारत में ठंड क्यों नहीं पड़ती। ये कारण है दक्षिणी भारत में ठंड न पड़ने के, समुद्र तल से निकटता, भूमध्य रेखा से निकटता। अब देखें कि जो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, भारत में जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसके भी तो कुछ कारण होंगे। क्या वह उत्तरी भारत में भी होती है या दक्षिणी भारत में भी होती है। भारत में होने वाली शीत ऋतु में वर्षा, सबको पता है कि भारत में जो शीत ऋतु आती है उसमें वर्षा होती है, लेकिन आप यह भी पता है कि वह वर्षा उत्तरी भारत में ही होती है। शीत ऋतु में वर्षा उत्तरी भारत में होती है, ऐसा नहीं है। शीत ऋतु में वर्षा उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों में होती है। वो ऐसे होती है, उत्तरी भारत में वर्षा होती है जो
भूमध्य सागर है, वहां से हवाएं चलती है। भूमध्य रेखा से हवाएं चलती है, उसमें वाष्प होता है, आर्द्रता होती है, और यह बादल मतलब यहाँ से बादल बनते हैं और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो भी इसके बीच में देश आते हैं वहां पे वर्षा करती हुई यह राजस्थान में हिमालय के समानांतर मतलब हिमालय के दक्षिण में यह वर्षा होती है। और उत्तरी भारत में जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तरी उत्तर प्रदेश मतलब जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग है वहां पे, बिहार में और राजस्थान में, राजस्थान के उत्तरी भाग में या पश्चिमी उत्तरी भाग में वर्षा होती है। और जैसे जैसे यह भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ जाती है वैसे वैसे इस वर्षा में कमी आती जाती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने में कमी आती जाती है। इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। जो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है उसे बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी उत्तर प्रदेश और बिहार में भारत के पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ जाती है और भारत के पश्चिम से पूर्व तक जाने में इसकी वर्षा मात्रा में कमी आती है। तो पहला है जो ये पश्चिमी विक्षोभ है वह उत्तरी भारत में इस टाइम पे गेहूं की फसल होती है, रबी की फसल के लिए यह लाभदायक मानी जाती है। इसे मावठ की जो उत्तरी भारत है उसे मावठ के नाम से जाना जाता है। जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले राज्य हैं वहां पे इसे मावठ के रूप में जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये वर्षा उत्तरी भारत में ही होती है। जब यहाँ पे तो पता है कि शीत ऋतु में यहाँ पे हिमालय है जो पूर्व से आने वाली हवाओं को रोकता है, लेकिन जो बंगाल की खाड़ी से होती हुई हवाएं हैं, पूर्वी हवाएं जो बंगाल से खाड़ी की होती हुई आती है, वह जो भारत का पूर्वी तट है, कोरोमंडल तट बोले इसे, यहाँ पे कोरोमंडल तट है या पूर्वी तट बोले तो वहां पे पूर्वी तट पर यह वर्षा शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा होती है तो यह भी शीत ऋतु की वर्षा है। जो बंगाल की खाड़ी में जो हवाएं चलती है, बंगाल की खाड़ी से चलती है, तो वह अपने साथ में जलवाष्प लेके कोरोमंडल तट पे गिराती है, मतलब कोरोमंडल तट पे वर्षा करती है। तो यहाँ कोरोमंडल तट पे मतलब आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु आ गया और तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिमी कर्नाटक आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी शीत ऋतु में वर्षा होती है। अब देखते हैं ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु या समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च, अप्रैल और मई। मार्च, अप्रैल और मई, जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मार्च, अप्रैल, मई ग्रीष्म ऋतु की अवधि है। अगर यहाँ पे तापमान देखें, अगर औसतन तापमान की बात करें तो 32 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं हम अगर दिल्ली की बात करें तो 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। अलग अलग स्थानों पे इसका तापमान अलग अलग रहता है। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तापमान में, तो दक्षिणी भारत में तापमान, ये उत्तरी भारत में तापमान 32 डिग्री से 35 डिग्री, इससे ये तो औसतन तापमान है, औसतन तापमान है।
मैंने बताया कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तापमान रहता है। वही कारण है समुद्र तल से दूरी, भूमध्य रेखा से दूरी, और जो मतलब जो पश्चिमी साइड से जो हवाएं चलती हैं उनका इफेक्ट है। कई कारण है कि जो ग्रीष्म ऋतु है उसके कई कारण है तापमान में बढ़ती के। तो अगर दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिणी भारत में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यहाँ पे ना ही तो शीत ऋतु में तापमान में कुछ परिवर्तन होता है, ना ही ग्रीष्म ऋतु में तापमान में परिवर्तन रहता है। अगर इसके हम देखें कि इसके क्या कारण है, तो जो पश्चिमी साइड से भारत के पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जो धूल भरी आंधियां होती हैं या शुष्क हवाएं होती हैं, तो उसके कारण से भारत के उत्तरी भारत में तापमान अधिक रहता है। और जो हवाएं चलती है पश्चिमी से, मतलब भारत के पश्चिमी हवाएं चलती है, भारत में जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो उन हवाओं को जो धूल भरी आंधियां होती हैं उनको लू बोला जाता है। इस लू की चपेट से मतलब उत्तरी भारत में कुछ लोगों की मृत्यु का कारण भी होती है ये लू। काफी मतलब अगर उत्तरी भारत के लोगों को पूछे, जैसे राजस्थान वालों को पूछे, तो वो घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते, और लू लगने से कहीं कहीं पे मृत्यु का कारण भी होती है, जिससे लोग लू लगने के कारण कहीं कहीं पे जो केरी होती है, केरी की जो मतलब उसको बना के पिया जाता है, केरी की छाछ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोलते हैं तो आप कमेंट्स में बताइए। यहाँ पे केरी की छाछ बोला जाता है राजस्थान में, तो केरी की छाछ बना के पीते हैं ताकि उनको लू ना लगे। और अगर दक्षिणी भारत वालों को पूछेंगे तो लू क्या होती है उन्हें पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती है उनको लू बोला जाता है। लू जब ये हवाएं चलती है पश्चिमी की, यहाँ पे कुछ वर्षा होती है, जो पश्चिमी हवाएं चलती है, या प्री जो मानसून होता है उसे प्री मानसून भी बोला जाता है। जैसे मानसून से पहले की वर्षा, तो मानसून से पहले की वर्षा होती है उसे अलग अलग स्थानों पे अलग अलग नाम दिया जाता है। तो अगर हम बात करें जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसकी अगर हम बात करें तो असम और पश्चिमी बंगाल, असम और पश्चिमी बंगाल में इसे बोला जाता है काल बैसाखी। काल बैसाखी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो पश्चिमी बंगाल और असम में जो कपास होती है उसकी फूल मतलब उसमें कपास निकली हुई रहती है, और जब कपास निकली हुई होती है वो बारिश होती है तो उस कपास को नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसे काल बैसाखी का नाम दिया गया है। यहाँ पे ये है मतलब इससे लाभ नहीं होता, हानि ही होती है। मतलब असम और पश्चिम बंगाल है उसके लिए मतलब ये हानिकारक वर्षा है, तो इसलिए इसका नाम काल बैसाखी है। वहीं पे बात करें केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक में कॉफी या कहवा, जो कॉफी और कहवा है उसके फूल मतलब इस वर्षा को होने से फूल खिलते हैं। इस वर्षा के कारण फूल खिलना स्टार्ट होते हैं, तो इसे चेरी ब्लॉसम या फिर फूलों की बौछार बोला जाता है। चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार बोला जाता है क्योंकि यह कॉफी और कहवा के लिए लाभदायक होती है। फिर अगर हम बात करें तो केरल में इसे आम्र वर्षा भी बोला जाता है, क्योंकि आम्र वर्षा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय में आम की जो फसल है मतलब आम है वह पकना स्टार्ट हो जाते हैं। वर्षा के बाद में जब तापमान बढ़ता है तो आम
बारदोली, बारदोली छीड़ा, ये शायद आपने पहली बार सुना है, बारदोली छीड़ा। तो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पे ये मतलब लाभदायक होती है तो कहीं पे ये हानिकारक होती है। तो ये था ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। तो इस प्रकार से आज हमने दो ऋतुओं का वर्णन ली है, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। कल हम दक्षिण पश्चिमी मानसून और